हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। क्या क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही चाहिए, लगभग किस डेट के होंगे तो आप जो है वेरिफिकेशन से बाहर नहीं होंगे और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज अगर आपके कितने नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आज मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें आप सबके काफ़ी सवाल आए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे किसी के ट्रिपल सी में डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है, किसी के हाई स्कूल में फादर्स नेम में गलती है, अन्य भी जो भी गलतियां हैं उससे संबंधित अगर ऐसा है तो आपको वेरिफिकेशन से पहले क्या क्या चीज़ें कर लेनी है ताकि आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर ना हो। और मैं आपको इसमें ये एक लगभग 99% चीज़ें बता दूंगी कि अगर इतना आपका नंबर है तो आप जो है लगभग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कट ऑफ है कितना बढ़ सकता है, कितना बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मली बात करें कुछ कैटेगरी की, जैसे कि हम जनरल की बात करें, यूआर की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ये सभी कैटेगरी की जैसे 49 मतलब वैसे तो 48 समथिंग कुछ आपकी कट ऑफ थी जब आपने टाइपिंग दिया था उसके समय में, तो मान के चले 49 है तो लगभग कितना नंबर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है। कम का तो कुछ भी हो सकता है, 4 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना उछाल हो सकता है मार्क्स में कि इतना है आपका तो एकदम श्योर ही है कि आप के जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल थे वो आने वाले भी जो परीक्षाएं हैं जो आपकी अभी भी आई थी, जिनके फॉर्म अभी सबमिट हुए हैं, जिसमें आपको पहले 2702 कुछ पद थे, फिर बाद में बढ़ के 3200 कुछ हो गए, फिर 3400, ये पद बढ़ते ही रहेंगे, थोड़े और बढ़ने की गुंजाइश है। और 5512 जो पद है उसमें भी आप शामिल होंगे। तो जिनके नहीं हुए हैं, मतलब जो रिज़ल्ट अभी आउट हुआ है टाइपिंग को लेकर, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप फिर से शुरू करिए, लगिए उसमें अच्छे से कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स उसमें ले आएँ, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे तभी आपने 1262 वैकेंसी को दिया था मेंस एग्ज़ाम। क्योंकि जो 1262 वैकेंसी है इसमें पेट की कट ऑफ ऑलरेडी 70 प्लस रही है, और अभी जो 5512 पोस्ट है जो कि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसका नाम उसी से ही आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए मैं उसी को नाम बता रही हूँ। तो उस वो जो 2022 से आई है उसकी कट ऑफ मात्र 15.22 गई है। तो आप सोचिए, जहाँ पे 70 प्लस वाला कैंडिडेट बैठा हो और जहाँ पे 15.22 कट ऑफ गई हो, तो ऐसे ही आप आगे हैं। तो हताश ना होइए, आप ज़रूर फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें मिस्टेक हमसे होती है पर हम समझ नहीं पाते, और मैं एक वीडियो में ज़रूर बात करूंगी कि आखिर इतना क्या कारण था कि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट टाइपिंग में क्यों डिस्क्वालीफाई हुए, क्या रीज़न रहा है, उस पर क्या काम करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी चीज़ करनी है आपको ताकि नेक्स्ट कभी भी आप टाइपिंग दें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए आपको। और टाइपिंग में अधिकतर बच्चों के फेल होने का एक कारण ये भी कि अचानक से आपके जो चीज़ें चेंज कर दिए गए, रूल्स थोड़े से बदले गए, उससे भी लोगों को समस्या आई है। उनको समझ में तो नहीं आया, उनके हिसाब से उन्होंने तो सही ही किया था, लेकिन उनके फाइनल मतलब रिज़ल्ट नहीं आया उनके अकॉर्डिंग। तो कोई नहीं, सभी के साथ मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग फाइनल तक पहुँचें। अन्य भी एग्ज़ाम है आपके साथ। देखिए, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ये सत्य होता है ना कि एक बार ज़रूरी नहीं हम फाइनल तक पहुँचें, तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो कोशिश करते रहिए, आगे भी करते रहिए। आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, उसमें अगर आपकी टाइपिंग बढ़िया है, आप कैंडिडेट अच्छे हैं, तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा ही। ठीक है, तो इससे बिल्कुल निराश ना हो। ये चीज़ थी थोड़ी सी जिनका नहीं हुआ है उनके लिए, ताकि आप डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जाएंगे। आइए कुछ बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपके सभी सवालों के जवाब मेरे बताने के बाद। कोई भी डाउट है किसी को तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने की उसी में। अगर ज़्यादा कमेंट हैं आपके, ज़्यादा एक ही टॉपिक पे प्रॉब्लम आएगी तो वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देती हूँ, ज़रूरत हो तो देख सकते हैं वहाँ से। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी अच्छे से करिए, वो भी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी टाइपिंग मांगता है, जो आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं वहाँ भी काम आएंगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं फिलहाल। आइए इसमें बात करते हैं। थोड़ी सी बात हो गई इसलिए कि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें आगे चल के जो भी आपको करना है उसके लिए। और अभी मैं फिर से चेतावनी दे दूँ कि 1262 में जितने भी 4000 जितने भी कैंडिडेट हैं, 300 कुछ, आप सभी लोग भी पढ़ाई करते रहिए। ना सोचिए कि आपका फाइनल तो चलो हो ही गया। ठीक है।
आइए यहाँ पे देखते हैं कि एक चीज़ों को समझते हैं। तो आइए बात करते हैं, पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए, और अगर कोई गलती है तो उसको कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं नंबर पर कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो चीज़ें होंगी। आपको जो नोटिफिकेशन था यानी नोटिस आया था जब आपका टाइपिंग से पहले जो आया था, ठीक है, उसको लेते हुए बात करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में समझ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म तो भरा था। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था? 12th था, यानी आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी अगर आप 12th पास हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, बस आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद आपने BA किया है, BSc किया है, BTech किया है, कोई मैटर नहीं करता, बीएड है, कोई भी डिग्री हो, आप PhD ही क्यों ना हो, आयोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, वो यही लगेगा कि आपके पास 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों होनी चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों होनी चाहिए और CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। ओरिजिनल भी चाहिए आपकी, और जो है फ़ोटोकॉपी तो वहाँ लगती ही है। आपको सबसे पहले जब आपका DV के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा तो आपको कुछ समय पहले ही एडमिट कार्ड के तौर पर ही आपको एक प्रपत्र डाउनलोड होता है, जिसमें आपको 4 पेजेस रहेंगे, उसको फिल करना होता है, उसको आपको वहाँ साथ ले जाना होता है। उसमें डिटेल आपका क्या रहता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, मतलब जिस योग्यता के तहत आप उस विज्ञापन में यानी उस भर्ती में शामिल हुए हैं वही योग्यता आपको मांगी जाती है। वहाँ कॉलम तो ज़रूर बने रहेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या नेसेसरी जो चीज़ें नहीं हैं उसके अलावा भी अननेसेसरी चीज़ें लिखी रहेंगी कि अगर आपके पास जो है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो तो आप बताइए, पर वहाँ पर वो लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये मानिए कि जिसके पास कम से कम इतना ही होगा उनका ही चलेगा 10th 12th और CCC। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये न लगे कि मैंने तो कंप्यूटर से MCA किया है और तो मुझे तो वरीयता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। ये छोटी सी कॉमन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं त्रुटियों की, यानी एरर, गलतियाँ अगर आपके मार्कशीट में, ये जाहिर सी बात है हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 10th के जो सर्टिफिकेट होंगे, आपके फादर का नाम जो लिखा होगा और जो 12th लिखा होगा यानी इंटरमीडिएट का होगा, उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। किसी के फादर में किसी की गैपिंग होगी, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल, राम लखन एक नाम है, एक में जुड़ा हुआ नाम है, और आपके जो हाई स्कूल है उसमें राम लखन एक साथ लिखा है, इंटर में राम अलग हो गया, लखन अलग हो गया, तो वो भी जो अंतर आ रहा है वो भी गलती ही काउंट होती है। किसी में मान लो टाइटल में प्रॉब्लम है, किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सब अगर गलतियां हैं आपकी, चाहे आपके CCC सर्टिफिकेट में हो, ठीक है, चाहे आपके 12th के सर्टिफिकेट में हो, तो जो 10th में लिखा होगा, मतलब हाई स्कूल की परीक्षा जब आपने उत्तीर्ण की थी, जो सर्टिफिकेट मार्कशीट पे आपके मेंशन है वही चलेगा। अगर किसी का, कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूछा था कि उनके CCC में डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो क्या वो DB से बाहर होंगे? बाहर नहीं होंगे, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा, एफिडेविट बनवाना होता है। ये एफिडेविट क्या होती है, आप जब आपका अभी आ जाएगा DB के लिए कॉल कि आपकी DB होनी है, शेड्यूल से होना है, तो आप कचहरी में, अपने आसपास के किसी भी कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे आप बता देंगे कि आपका क्या कारण है, मतलब किस लिए आप DB करवाना चाहते हैं और आपको की मार्कशीट में ये गलती है, उसी के लिए एफिडेविट। तो 100 रुपये के स्टाम्प पे 10 रुपये के स्टाम्प, मतलब इस तरह से बन जाता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन आप लगा देते हैं उसके साथ वहाँ पर, तो लेंगे आपको वेरिफिकेशन में, और उसके लिए आप सिक्योर हो जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है आपकी तरफ से। मतलब आपको ये बताना पड़ता है कि जो नाम CCC के मान लीजिए सर्टिफिकेट में है और जो 10th में सिमिलर है, दोनों मैं ही हूँ, या मैं इस चीज़ को, मतलब एक तरीके से सेल्फ अटेस्टेड वाली चीज़ें हो गई कि आप खुद बता रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने दी है वो पूरा सही है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो सबका एक ही सोल्यूशन होता है, एफिडेविट बनवाना। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे, जैसे मान लो किन्हीं ने 10th किया, किसी कारण से, मैक्सिमम कैंडिडेट तो पास ही हो जाते हैं, लेकिन होता है ना, सबने तो देखा ही होगा कि 12th फेल है ना, तो 10th फेल हो सकता है कोई हो, तो गैपिंग हो गई हो, ऐसा 10th किया फिर उन्होंने किसी कारण से पढ़ाई नहीं किया, कोई प्रॉब्लम है, 1 साल की गैपिंग हो गई, कोई तैयारी करने लगे, फिर 12th किया हो, तो इसके बीच में क्या करना, उसके लिए एफिडेविट, तो उसके लिए जल्दी नहीं बनाया जाता है एफिडेविट, मेन मिस्टेक है, तो उसके लिए तो आप लोग परेशान ना होइए। जैसे ही आपका DB के लिए शेड्यूल जारी होगा, जो आपके प्रपत्र डाउनलोड होंगे,
कैसे भरने हैं, क्या चीज़ें भरनी है, मैं आपको खुद ही बताऊंगी। चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ पूरी क्लियरली बताई जाएगी। जहाँ जो ज़रूरत होगी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत कहीं से ना आए। और दूसरी बात, अब ये तो 3 चीज़ें कॉमन मैंने बताई। अब बात कर लेते हैं और क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कुछ अभ्यर्थी होंगे आधार कार्ड को लेके कि कोई ओरिजिनल आईडी सेम टू सेम होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं है। आधार कार्ड वहाँ देखा नहीं जाता, लेकिन आपके पास तो अभी समय है, तो आप लोग अपना अच्छे से, जिसकी लगता है भाई मेरी गलती है उसमें आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए, सही करा लीजिए, वहाँ लगता नहीं है लेकिन, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जब आपने फॉर्म भरा था तब की भी चलती है, रिसेंट की भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बात करते हैं हम ओबीसी का सर्टिफिकेट की। ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट, और जो है आपका एससी के लिए और एसटी के लिए जो है, एससी और एसटी को तो नया बनवाने की ज़रूरत ही नहीं होती, जो उनका है वही लगता है। और ओबीसी के लिए अगर आपके पास उस समय का फॉर्म के जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले का है तो ठीक है, नहीं भी है तो रिसेंटली जो होगा, जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो चल जाते हैं, तो आपके पास होना चाहिए अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो। दूसरी बात कर लेते हैं अब निवास प्रमाण पत्र की। निवास चाहिए ओबीसी के सर्टिफिकेट, मतलब जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उन्हीं को चाहिए निवास। जनरल को चाहिए कि नहीं, यूआर को, आपकी मर्जी, अगर आप ले जाएंगे तो वो ले लेंगे, नहीं ले जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं होता निवास। लेकिन निवास अगर बनवा ले तो बेहतर है, बनवा ही लीजिएगा, होगा भी सबके पास मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें आएंगी, उस समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको और बताती चलूँगी क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिनकी भी मिस्टेक है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होइए, उसका सल्यूशन है, ठीक है। तो हर संकट का हल है, तो इसका भी हल होगा। तो अगर आपने अच्छे नंबर लाए हैं, टाइपिंग में आप क्वालिफाई हुए हैं, तो फाइनल तक पहुंचेंगे। वेरिफिकेशन में बस ये होना चाहिए भैया, आपका सब कुछ ओरिजिनल, सब कुछ आपका ही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। बाकी ये सब गलतियां होती हैं तो होती रहती हैं, ठीक है, तो उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। बहुत अभ्यर्थी होंगे अलग अलग बोर्ड से परीक्षाएं पास किए होंगे, ज़रूरी नहीं कि यूपी के ही हो सकता है अदर भी हो, तो उनको भी मौका मिलता है और बाकी चीज़ें सही हो जाती हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि जो डीवी शेड्यूल जारी होता है, एक दिन में तो डीवी नहीं होती। तो जैसे मान लीजिए आपकी, सपोज़ करो एक दिन मैं बताती हूँ, जैसे 10 तारीख को डीवी हुई, तो आपके कोई डॉक्यूमेंट छूट गए, कुछ गलत हो गया, तो क्या आप बाहर हो गए, आप फेल हो जाओगे? नहीं, आपको मौका दिया जाता है वहाँ पे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट आपकी मिस्टेक है या ऐसा है, तो आप इस दिन हमको दे दीजिए, तो 10-15 दिन का समय मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो भी दिक्कत होगी वो मैं आपको खुद बताती चलूँगी कि क्या क्या चीज़ें कैसी करनी है, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी आयोग में इसी तरीके से लगभग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते, बहुत अच्छे से मेंबर होते हैं, आपका फुल सपोर्ट करते हैं, आप बस अच्छे से जो है वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं है वहाँ पे, केवल आपके जो पेपर्स हैं, कागज़ हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वही चेक होते हैं, ठीक है। तो इससे बड़ा सवाल आप लोगों का यही सारा था। अब बात कर लेते हैं, नंबर पे आते हैं। नंबर तो वैसे मैंने फ़िलहाल बता ही दिया था, लेकिन आइए नोटिस पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर कितना बढ़ा सकता है, होता है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या 20 नंबर बढ़ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें चक्कर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, यहाँ ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो आपको अच्छी बात है। आइए देखते हैं नोटिस, फिर वहाँ से चीज़ों को और समझते चलते हैं। मुझे पता है ये इमेज आपको ब्लर दिख रही होगी, ठीक है, ये डाउनलोड करने में दिक्कत आ गई है, ठीक। फिलहाल मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ, और जिसका है उसको तो पता ही होता है कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये श्रेणीवार कट ऑफ आई थी जब आपका मुख्य परीक्षा के लिए आई थी, लिखित परीक्षा के मतलब मुख्य परीक्षा आपने दे दी थी उसका आया था, यानी इतने नंबर वाले टाइपिंग दिए थे। तो देखिए यहाँ पे जनरल, यहाँ पे देखेंगे जो है आपका 48.25 है, मतलब 48.25 है, ठीक। हमने इसी को कर दिया है 49, मान के चला है कि 49 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाली कैटेगरी और आपकी जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में जो आते हैं, इसमें भी जनरल कैंडिडेट आते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ये तीनों कट ऑफ आपकी सिमिलर थी। तो इन दोनों मान लेते हैं कि 49 है। बाकी अनुसूचित जाति जो है एससी की जो थी वो आपकी 44 है, और 40 जो है एसटी की थी, एसटी की ये वाली, ठीक। तो आप ये देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो ये है ज़्यादा कम, मतलब वो नहीं था, 47 पॉइंट है, तो मान लीजिए इनका 48, इतना
ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक बात बता दूं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि पीएच कोटे से हैं, जैसे ये देख रहे हैं दिव्यांगजन में हैं, जिनकी 9 कटाव गई थी इस तरीके से, तो वो लोग भी पूछ रहे थे कि क्या मेरे तो इतने नंबर थे, 9 ही गई थी, तो इस पर कितना। आप निश्चिंत रहिए, इस कोटे से जितने भी अभ्यर्थी होंगे आपका सब कुछ होना चाहिए ऑथेंटिक, मतलब आपका ये लगता है उसमें दिव्यांगजन है तो कितने परसेंटेज है ना, दिव्यांगता, ये सारी चीज़ें, तो उसको आप दिखाते हैं, तो आप अगर आपके कितने भी नंबर हों आपके हो जाएंगे इसमें सिलेक्शन, उसके लिए आप ना घबराएं। बाकी कोई खिलाड़ी कोटे के अलग अलग होंगे तो उन लोगों को सर्टिफिकेट मार्कशीट लगानी होती है, तो उनको वैसे वरीयता दी जाएगी। मेनली हम यहाँ से बात कर लेते हैं इतनी कैटेगरियों पे, ठीक है। तो फीमेल की बात करें तो इनकी 48 है, तो देखिए जिसकी जितनी है, और यहाँ पे 49 आप लोगों की है, जनरल ओबीसी सबकी। तो देखते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कटाव बढ़ाई जा सकती है, तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको, 8 नंबर ज़्यादा है ये, 8 से 9 नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। 8 में से अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे हमने इसको 49 मान लिया था कि आपका 49 है, तो इसमें आप +8 या +9 कर लीजिए, ठीक है। अगर हम इसमें +8 और +9 कर लेते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से आपके नंबर जो बनेंगे, मान लीजिए 49 है, तो 49 वालों का अगर 8 नंबर 9 नंबर बढ़ा दिया जाए तो इतना मान लीजिएगा जनरल वाले कैंडिडेट की उनका आराम से कितना हो जाएगा, 58 तक पहुँच जाएगा, 57, 58, 59, ये रेंज ज़्यादा से ज़्यादा है। पर क्या इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे कम नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, ये अनुमान है। मैंने कहा ना ज़्यादा से ज़्यादा, एक मिनिमम टू मैक्सिमम होता है ना, तो कम वाले भी कैंडिडेट जाते हैं। ये तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा वाले हो जाएंगे टॉपर वाले लोग की कैटेगरी में कि हाँ भाई 8 नंबर बढ़ा रहे हैं, 9 नंबर बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी होता। अभी तक जितना भी इनका रिजल्ट जारी हुआ है आप देखेंगे, मैक्सिमम जो नंबर बढ़ाए जाते हैं, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया 8 से 9 नंबर मैक्सिमम हुए हैं कि बढ़े हैं। बाकी तो अभी आप देखने को देखें तो 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी किसी वैकेंसी में तो 4 ही नंबर इंक्रीज़ हुए हैं फाइनल मेरिट में, किसी में 5 हुए हैं, इस तरीके से हुए। तो मैं ज़्यादा की बात कर रही थी। तो 8 से 9 नंबर, तो जो भी आपके मार्क्स हैं आपको तो पता ही होंगे, मार्क्स तो इसमें दिखाया ही नहीं जाता है। आपने OMR से जब चेक किया होगा आपको पता होगा ना कि मेरे कितने नंबर बन रहे थे, तो उसमें आप 8 से 9 नंबर प्लस कर लीजिए। अगर इतना है तो एकदम 100% श्योर हो जाएगी इतना होगा। और जो 60 के ऊपर कुछ कैंडिडेट है जो अपने मार्क्स बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मेरे 60+ हैं या मेरे इतने हैं, तो होगा कि नहीं, तो आपका तो मुझे लगता है एकदम चांस है, डेफिनेटली होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए किसी का 57 है, 58 है, 56 है, तो आपको ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं भी तो अनुमान ही बता रही हूँ, आयोग ने मुझे बताया थोड़ी है कि इतना ही होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, बढ़ने को तो 3 नंबर ही बढ़ सकता है, 4 नंबर ही बस बढ़ सकता है, तो वो लोग भी सेफ होंगे। हाँ, समस्या केवल मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ उनको है जिनका एकदम 49 ही नंबर होगा, या उनका जैसे मान लो 50 ही है, तो इनको थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत का मतलब ये बहुत रेयर होता है कि 1 ही 2 नंबर बढ़े, और कैंडिडेट जहाँ क्वालिफाई 3 गुना कराए गए हों, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, परीक्षा है, होता रहता है, पास फेल लगा रहता है, पर हमें तैयारी नहीं छोड़नी होती है, पढ़ाई तो करना ही करना है। तो कुछ ज्ञान की बातें भी मैं ज़रूर बता रही हूँ, लेकिन ये आपके काम ज़रूर आएगी। बाकी जो रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग में जो कैंडिडेट फेल हुए, क्यों हुए, क्या मतलब कहाँ मिस्टेक हुई कैंडिडेट से, उससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनेगी। और कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि जो वेरिफिकेशन को, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करने के लिए कोई वीडियो बनाई जाए स्किप अभियान की तरह से, तो ज़रूर सपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी जो समझदार हैं, जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, वो ऑलरेडी खुद ही नहीं जाएंगे। सेम ग्रेड पेपर, देखो आजकल सभी लोग यही सोचते हैं ना कि मेरी सैलरी, सब का लोग भले कहते हैं कि मैं समाज सेवा के लिए नौकरी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। पहले सब अपने लिए भी काम करना चाहते हैं, फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि मेरा जो अभी मैं जॉब पर हूँ तो देखते हैं कि क्या ग्रेड पे चल रहा है, तो उस हिसाब से लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो परेशान ना होइए, उसके लिए भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बाकी आपके इतने ही सारे सवाल थे जिसके जवाब मैंने आपको क्लियरली दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपके डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, तैयारी करते रहिए। बाकी जो वैकेंसीज़ हैं अभी लगी हैं, उसके लिए कुछ शॉर्ट्स नोट्स या कुछ प्रैक्टिस की तरह से चीज़ें अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कराती रहती हूँ, बीच में तो कराऊंगी। लेकिन मैंने हमेशा से अपने स्टूडेंट से बोला है, जितने लोग चैनल पे जुड़े होते हैं, कि किसी के भरोसे नहीं डिपेंड होना है कि ये टीचर पढ़ा देंगे तो मेरा हो जाएगा। वो नहीं, पढ़ेंगे आप तभी होगा। मेरे पढ़ाने किसी के पढ़ाने से नहीं होता। आपको अपना एक टारगेट सेट करना है, किस परीक्षा को देना है, सिलेबस क्लियर रखना है, खुद से पढ़ना है। सिलेक्शन खुद के दम पर होता है, ये तो जानिए।
ठीक है, गाइडेंस आपको दिया जा सकता है, मार्ग बताया जा सकता है, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो वही है, तो जिनका नहीं हुआ बिल्कुल निराश ना हो, अपना जो भी है आपकी परीक्षाएं लगे रहिए, जिनका इसमें हुआ है वो भी लगे रहें। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक रिजल्ट नहीं आता कुछ भी फाइनल कहा नहीं जा सकता। जो भी मैंने आपको एक आंकड़े बताए कि इतना हो सकता है, सब हो सकता है, सब संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना ही बहुत खुश होना है, ना ही दुखी होने की ज़रूरत है, बस काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।